Hello friends, Jai Hind and welcome to the channel. So here in this very important lecture, we are going to discuss on a very important migration model, which is Rayleigh's gravitational model of migration, or you can say model of retail gravitation or law of retail gravitation. It is very important migration model, and especially it is related to the Great Depression time period of USA, and the Great Depression also create impact on whole world, especially we are talking about the time period of 1929 1930s. So it is very important model to understand the time period, the relevancy of the model of on that time, its use in policy making in that time period, and also we will check the relevancy of this model in present time. So all aspects of this model are very important. So वी कैन स्टार्ट नाउ. तो दोस्तों हम लोग आज के इस लेक्चर में जो हमारा रैली का माइग्रेशन का मॉडल है उसको हम लोग देखेंगे, और इसका जो समय काल है वो है ग्रेट डिप्रेशन वाला 1929 में. क्योंकि रैली महोदय यूएसए के ही इकोनॉमिस्ट थे, तो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट होने के नाते उनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके इस फील्ड में. लेकिन उनका जो लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन है इसका अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है, और ये जिस समय में आया उसका भी अपना महत्व है. ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड जिस समय यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस थी. हम अगर पूरे यूएसए की हिस्ट्री को देखें तो हाँ, सबसे ज़्यादा समस्या वाला जो समय वो यूएसए में रहा वो वही रहा. तो बहुत समस्याग्रस्त रहा उस समय यूएसए. तो उस चीज़ को भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है. जब हम लोग रेवेंस्टीन वाला मॉडल अभी पढ़े थे पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पे मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से उस चीज़ को शुरू करके बताया था. और वहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी भी मॉडल को अगर हम पढ़ें, किसी भी थ्योरी को पढ़ें, तो हमारे लिए यह समझना, यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है. फिर हमें मॉडल को समझना ज़रूरी है. फिर मॉडल जो है कैसे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है. क्योंकि कोई भी मॉडल आता है तो दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है. एक तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो मॉडल डेवलप किया गया या वो थ्योरी डेवलप की गई. आफ्टर दैट जब हम उस थ्योरी को समझते हैं उसके बाद थर्ड चीज़ कि वो पॉलिसी मेकिंग में कैसे अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, या पॉपुलेशन साइंस, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें, जो जितने भी ब्रांचेज इसकी हैं उसकी अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात इसमें होती है. तो यहाँ पर भी अगर हम उस समय को देखें, हिस्ट्री में जाएं, तो हमें वही प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर भी नजर आएगी, और हम उन सभी पहलुओं पे बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं द ग्रेट डिप्रेशन से. सबसे पहले हम लोग, चूंकि ग्रेट डिप्रेशन ही इसका बैकग्राउंड है, उसको समझेंगे. फिर मॉडल को देखेंगे, मॉडल की रेलेवेंसी देखेंगे, और साथ ही में इसका क्रिटिसिज्म भी समझेंगे. तो जैसा कि रेवेंस्टीन के मॉडल में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को समझा था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760 से लेकर के 1920 का जो दशक था, उस समय तक अपने कह सकते हैं कि पीक पे रहा, और अभी भी उसके अलग अलग फेजेस अभी भी चल रहे हैं कंटिन्यू. अभी के समय में भी चल रहे हैं. फेज बदलते गए, समय बदलता गया. लेकिन जब हम मेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हम 1760 से 1920 वाले उस बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं. तो जो 1885 से 1889 का समय था, जिस समय रेवेंस्टीन ने अपना मॉडल डेवलप किया, तो वो मॉडल उस समय में आया था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड था. जिस समय ये वाला मॉडल आया, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूएसए वाले रीजन में आ चुका था. 1929 की हम बात कर रहे हैं. ईयर को हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी आप मॉडल पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, तो ईयर को समझना बहुत ज़रूरी है. उस समय में क्या गतिविधियां हुई, क्या वर्ल्ड वॉर चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो नहीं चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड था. या अगर किसी रीजनल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वहां पे उस समय कोई युद्ध चल रहा था? अगर इंडिया के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या इंडिया पाकिस्तान को कोई वॉर हो रहा था? या अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, तो क्या वियतनाम वॉर वाली कंडीशन थी, कोरियन वॉर था? या अगर हम बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया की, तो क्या मिडिल ईस्ट की क्या कंडीशंस थी? गल्फ वॉर था? या यूएस अफगानिस्तान में जो यूएस का इंटरवेंशंस रहे, वैसी कुछ कंडीशंस रही?
तो ये जो इस तरह के इवेंट्स हैं, जियोपॉलिटिकल जो घटनाएं हैं या फिर इस तरीके की वॉर्स हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिर जाके उनसे निकलने के लिए पॉलिसीज बनती हैं और उनमें इस तरह के मॉडल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन की। 1929 तक आते आते यूएसए एक अच्छी इकोनॉमी बन चुका था। एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वॉर इकोनॉमी के रूप में यूएसए ने अपने आप को स्थापित किया था। बहुत सारे लेक्चर्स में पहले भी मैंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के इम्पोर्टेंस पे बात की है, क्योंकि अगर हम अभी के समय में देखें 2026 की अगर हम बात करें, तो यूएसए का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करता है। इसे ही हम लोग वॉर इकोनॉमी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। युद्धों में हथियारों को बेचना और उनसे पैसे कमाना, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो यही चीज है। और इससे कहीं ना कहीं हमें यह भी समझ में आता है, ये हमें रियलाइज होता है कि वॉर्स दो देशों में के बीच होती है, बट फायदा किसी इस तरीके की कंट्री को होता है जहां पे वेपन्स बन रहे हैं, जिनकी अपनी वेपनरी की इंडस्ट्री है, वेपनरी का पूरा उनका एक इकोसिस्टम है, और उससे उनको काफी हेल्प मिलती है, काफी बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से यूएसए इस फील्ड में काफी आगे बढ़ा, और लोगों को भी बहुत एम्प्लॉयमेंट मिला। हालांकि और भी सेक्टर्स में यूएसए ने अच्छा काम किया, बट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वॉर इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट रोल था। लोगों को इतना पैसा मिला, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा खासा था, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था, अच्छा यूएसए चल रहा था। वहां पे लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए, और वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बैंक्स का फेलियर हुआ, सिस्टम पूरा कोलैप्स हुआ, और वहीं पे स्टार्टिंग होता है ग्रेट डिप्रेशन का। तो ये चीज़ हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं। हूवर्स पुअर फार्म, और ये एक माइग्रेशन की पिक्चर लग रही है, कोई फैमिली माइग्रेट कर रही, क्योंकि उस समय फोर्स्ड माइग्रेशन बहुत हो रहा था। ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि उस समय साउथ यूएसए में प्लेन वाले रीजन में सूखा भी पड़ा था। यूएसए के इतिहास का सबसे बड़ा सूखा पड़ा था। तो एक तरफ इतनी बड़ी मंदी आई है, ऊपर से सूखा भी पड़ गया, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। बहुत ज्यादा फोर्स्ड माइग्रेशन हो रहे थे। लोग थोड़ा जो बेटर स्थिति कहीं की थी, वहां लोग माइग्रेट कर रहे थे। इस वाले तस्वीर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्री कॉफी एंड डोनट्स फॉर द अनएम्प्लॉयड। बहुत सारी ऐसी आपको पिक्चर्स मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज है, क्योंकि जब मैं इस मॉडल पे अपना काम कर रहा था, छोटी सी रिसर्च कर रहा था कि कैसे इस मॉडल को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो ग्रेट डिप्रेशन पे जब मैंने वर्क किया, तो बहुत सारी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी। बुक्स में आपको इतना कंटेंट इस पे नहीं मिलेगा, बट ऑनलाइन काफ़ी मैटर अवेलेबल है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज है जहाँ पे ओरिजिनल पिक्चर्स अवेलेबल हैं, ओरिजिनल वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स हैं, जिससे आप देख सकते हैं, और आपको वो टाइम फ्रेम समझ में आएगा कि क्या कंडीशंस उस समय प्रॉब्लम वाली रही होंगी। यहाँ पे एक और न्यूज़ का कटआउट है। ह्यूज लॉसेस इन वॉल स्ट्रीट सेल्स सेट ऑल टाइम रिकॉर्ड। तो कंडीशंस पूरी हमें समझ में आ रही है कि यूएसए कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में उस समय था। और उस समय दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट थे, इतनी ज़्यादा समस्याएं यूएसए में आ चुकी थी। जिस समय ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, उस समय हूवर, वहाँ के हर्बर्ट हूवर प्रेसिडेंट थे। उसके बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आते हैं 1930 के दशक में, और वो कंडीशंस को थोड़ा ठीक करते हैं। वो पॉलिसीज लेके आते हैं, रिफॉर्म्स लेके आते हैं, और स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होती हैं। और 1929 के बाद 1939 आते आते स्थिति ठीक हो जाती है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पॉलिसीज को भी समझना जरूरी है। उस समय हो ये रहा था कि जो बहुत यंग इकोनॉमिस्ट थे, यंग प्लानर्स थे, यंग जो मास्टर्स थे, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, उनको हायर किया जा रहा था। सर्वेज हो रहे थे, जगह जगह पे ऐसे ऐसे प्लान्स बन रहे थे कि कैसे हम अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। और उसी कड़ी में जैसे आज हम लोग ये वाला मॉडल देख रहे हैं, ऐसे ढेर सारे मॉडल्स आए, ढेर सारी थ्योरीज आई, जिनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया यूएसए को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि ये बैकग्राउंड समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हर्बर्ट हूवर
यूएस प्रेसिडेंट जिनके समय में ये पूरा जो सिस्टम कोलैप्स हुआ उस टाइम पे, और जिन्होंने कंडीशन को थोड़ा बेटर किया और यूएसए को उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से बाहर निकाला, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सबसे लंबे समय तक यूएस प्रेसिडेंट रहे और इम्पोर्टेंट रोल रहा इनका। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी पॉलिसीज जो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यंग लोग थे, नेशनल पार्क्स बन रहे थे, डैम्स बन रहे थे, और एफॉरेस्टेशंस का काम चल रहा था, इस तरीके के वर्क्स थे, सर्वेज हो रहे थे, फोटोग्राफी हो रही थी, क्योंकि रियल प्रॉब्लम समझ में आया, इसलिए जो यंग युवा लोग थे उनको हायर किया गया। उनको इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिला, प्लस गवर्नमेंट को डेटा भी मिला, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन भी मिली, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना पॉलिसी फ्रेमिंग कर पाए। और जैसे आज हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही जो उस समय तो बहुत युवा इकोनॉमिस्ट थे, रैली महोदय, ऐसे ढेरों इकोनॉमिस्ट थे, प्लानर्स थे, ज्योग्राफर्स थे, जिन्होंने जिस भी फील्ड के वो थे, कोई इकोनॉमिक्स कर रहा होगा, कोई सोशियोलॉजी कर रहा होगा, तो वो जिस भी फील्ड के थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और उसके बाद जब आप डीपली पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन को, तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब यूएसए निकला वहां से, फिर से कंडीशंस उसकी ठीक हुई, तो सोसाइटी में काफ़ी चेंज आया। जो सोसाइटी ऑलरेडी पहले से मॉडर्न थी, उसमें एक और कह सकते हैं और वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होके निकला, और कंडीशंस और बेटर हुई और आगे बढ़ता चला गया। तो ये चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि किस तरीके की पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट में बस देखेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है थ्योरी को पढ़ना, बट यहाँ पे हम लोग जस्ट एक शॉर्ट में उसको देखेंगे कि सबसे पहले एक तो ओवर प्रोडक्शन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मॉनेटरी पॉलिसी उस समय की, स्टॉक मार्केट क्रैश एंड पैनिक सिचुएशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, और हाई टैरिफ एंड वार डेब्ट्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्टोरी बताई कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड अदर सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे, लोग अमीर थे, लोगों के पास पैसा था, स्टॉक मार्केट में लोगों ने बहुत लगाया। बट जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, लोग अपना जो पैसा उन्होंने लगाया था वो निकालने लगते हैं, शेयर्स बेचने लगते हैं, और स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। अभी भी अगर हम 2026 की बात करें, जब वेस्ट एशिया में क्राइसिस हुआ, तो स्टॉक मार्केट वहां पर भी डाउन हुआ, गिरा। तो अब आप सोचिए उस समय, आज तो हमारे पास इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन हम जितनी फाल्स इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट हमारे पास एक्सेस है, हम ट्रू इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बट उस समय ऐसा कोई मशीनरी नहीं था। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन भी अगर फैला दिया, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर स्प्रेड हो गई, तो एक प्रोपोगेंडा टैक्टिक्स, प्रोपोगेंडा स्ट्रेटजी उस समय भी चलती थी। अब उस समय अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई, तो कोई उस चीज को संभाल नहीं पाएगा। तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, लोग जो भी जहां पर भी अपना पैसा लगाए हुए थे, वो सारा वहां से निकालने लगे। बैंक का जो पूरा सिस्टम था, क्योंकि इकोनॉमी पूरी सर्कुलेशन पे चलती है, ये हम सब जानते हैं, जब ये सर्कुलेशन पूरा नहीं चल पाएगा, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और इकोनॉमी एक तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। तो ये पूरी चीजें जो अभी हम लोगों ने बात की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के अभी तक की जो मैंने स्टोरी बताई, ये चीज कहीं ना कहीं जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसके पीछे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने अलग से नोट करके लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि उसने कहीं ना कहीं ग्रेट डिप्रेशन क्रिएट करने का काम किया। कुछ उसका इम्पोर्टेंट रोल था, हम लोग डिस्कस किए अभी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ग्रेट डिप्रेशन खत्म करने का काम किया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि केवल उसने किया, बट उसका एक इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था, मिड 1930 से ही जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, वॉर इकोनॉमी थी, उसमें एक बूम आया। उसमें फिर से एक काम लोगों को मिलने लगा, क्योंकि यूएसए का वेपनरी वाला जो सेक्टर हमेशा से स्ट्रांग था, और वहाँ पे चीज़ें बन रही थी, इक्विपमेंट्स बन रहे थे, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा था। तो इसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, हालांकि बहुत सारे सेक्टर्स में काम हो रहा था, रूजवेल्ट की बहुत सारी पॉलिसीज थी, लेकिन ये वाली पॉलिसी जो इस सेक्टर वाली थी, वॉर इकोनॉमी या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाली, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने किस तरीके से यूएसए के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को एक बूस्ट दिया और डिप्रेशन से बाहर निकाला,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कैसे वो डिप्रेशन में आए, ये दो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। और इसी ग्रेट डिप्रेशन के कारण, जो कि ग्रेट डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ यूएसए पर नहीं था, वो अदर कंट्रीज पर भी था, जर्मनी पर भी पड़ा। और इसलिए वहाँ की जो उस समय की सत्ता थी वो गिरी, और कह सकते हैं कि उसका अंत हुआ। और राइज ऑफ हिटलर हमें देखने को मिलता है, हिटलर का उदय देखने को मिलता है, क्योंकि हिटलर कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी नेतृत्व के रूप में वो आ गया है। तो राइज ऑफ हिटलर भी कहीं ना कहीं ग्रेट डिप्रेशन का एक अंश हमें, हालांकि उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, वर्साई की संधि है 1919 की, किस तरीके से सारे जो दोष थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वो जर्मनी के ऊपर मढ़ दिए गए, और दोषी करार दिया गया, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, बहुत अपमान हुआ जर्मनी का। तो उसकी आग जो थी वो थी हिटलर के अंदर, कि इसका हमें बदला लेना है, और जर्मन जो प्राइड है उसको फिर से हमें वापस पाना है। तो एक वो चीज तो थी, ऊपर से ग्रेट डिप्रेशन आ गया। इन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, और जो उस समय की तत्कालीन सत्ता थी वो गिर गई, और हिटलर का एक हमें राइज देखने को मिलता है 1930 के दशक में। तो राइज ऑफ हिटलर वाली भी चीज आपको यहाँ से कनेक्ट थोड़ा सा करनी पड़ेगी। सूखा जो आया था यूएसए में उसकी मैंने बात करी थी। 3R मॉडल जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, रिफॉर्म्स, और इसमें अलग अलग तरीके के रेगुलेशंस आ रहे थे। रूजवेल्ट का ये जो मॉडल था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के सेक्टर में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, और वॉर इकोनॉमी। फर्स्ट एंड सेकंड न्यू डील, जब भी हम लोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड न्यू डील की बात करते हैं, कि उन्होंने दो मतलब जो उन्होंने डिफरेंट डेवलपमेंटल काम किए कि किस तरीके से इस डिप्रेशन से यूएसए बाहर निकलेगा, तो उसको हम लोग जनरली इजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड न्यू डील। तो ये सारी चीजों में उन्होंने अपना कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन दिया था। और नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज ये इम्पोर्टेंट है कि इस जो थ्योरी है, ये हमारा जो मॉडल है, इसके ईयर में अक्सर हमेशा डाउट होता है। कहीं कहीं पे 1929 लिखा होता है कुछ बुक्स में, कहीं कहीं पे 1931 लिखा होता है। इसलिए मैंने इस पे काफी सर्च किया तो मुझे ओरिजिनल कंटेंट मिला इसका, जहाँ पे 1931 ही मेंशन था। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1931 ही अ, यहाँ पे मेंशन है, लेकिन 1929 भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि जैसे रेवनस्टीन में 1885 में पहली बार मॉडल आया था, कुछ हिस्सा 1885 में आ चुका था, कुछ हिस्सा 1889 में आया। तो कुछ बुक्स में 85 लिखा है, कुछ बुक्स में 89 लिखा है, लेकिन हम लोग चूंकि एज अ रिसर्चर हम लोग जब भी कोई कंटेंट ऐसा प्रिपेयर करते हैं तो विद फुल ऑफ रिसर्च प्रिपेयर करते हैं। तो वहां पर मैंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया था कि 1885 में फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ रेवनस्टीन का, 1889 में सेकंड पेपर पब्लिश हुआ, और उन्होंने अपने माइग्रेशन के मॉडल में जो 6-7 पॉइंट्स बताए हैं, कुछ पॉइंट्स उन्होंने पहले वाले में बताए थे, कुछ पॉइंट्स उन्होंने बाद वाले में बताए थे। बाद में सबको कंबाइन करके एक माइग्रेशन का मॉडल या थ्योरी के रूप में पेश किया गया। वैसी कुछ चीज यहाँ भी हो सकती है कि कुछ चीजें 29 में आ गई हों, बट यहाँ पे चूंकि 31 लिखा हुआ है तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि 31 थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल है। बट 29 भी चूंकि बुक्स में लिखा है तो उसको भी हम बिल्कुल रॉन्ग नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ क्लैरिफिकेशन कर दिया कि इस तरीके की जो थ्योरीज आती हैं, बड़ी थ्योरीज होती हैं। अब आप देखिए 75 पेजेस की पूरी बुक है, बड़ा काम है। ऐसे ही जो रेवेंस्टीन का था वो दोनों पेपर्स उनके 50-60 पेजेस के थे, लॉन्ग लॉन्ग वर्क्स हैं। तो ये एक बार में नहीं आते हैं, कुछ हिस्सा पहले पब्लिश हो गया, कुछ हिस्सा बाद में पब्लिश हो गया, तो ईयर्स में कभी कभी थोड़ा 1-2 साल का बुक्स में, या जब आप ऑनलाइन सोर्सेज से देखते हैं तो थोड़ा सा हेर फेर मिल सकता है। तो ये चीज समझना जरूरी है। अब हम लोग एक बैकग्राउंड समझ लिए उसका, अपना ग्रेट डिप्रेशन का, रूजवेल्ट की पॉलिसीज का, हर्बर्ट हूवर को हम लोगों ने देखा, और किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस थी यूएसए में उसको हम लोगों ने देखा, और ऐसे जो इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इस चीज को हम लोगों ने देखा। अब मेन हम लोग आते हैं लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन पे। बेसिकली जो लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन है, वो लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, अगर हम लोग इस थ्योरी का मेन उद्देश्य देखें तो कहीं ना कहीं ये माइग्रेशन पे बात करती है, और माइग्रेशन में इसका मेन टारगेट है, हम लोग यहाँ रिटेल ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। रिटेल ग्रेविटेशन मीन्स फुटकर
व्यापार से संबंधित इसका जो उद्देश्य है, उस समय में जब ये थ्योरी आई थी तो फुटकर व्यापार से संबंधित इसका मेन फोकस था, मेन फोकस एरिया था कि जो जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पे जो कस्टमर्स हैं वो कैसे आएंगे, ठीक है, कब वो कम आएंगे, किस केस में ज्यादा आएंगे। तो मेन जो ये थ्योरी आई वो इसी एस्पेक्ट में आई थी, लेकिन इस थ्योरी को फिर एक माइग्रेशन की थ्योरी के रूप में भी देखा गया। तो मेनली इसमें तीन फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन, डिस्टेंस एंड इकोनॉमिक साइज, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि रेवेंस्टीन का जो मॉडल है उसमें डिस्टेंस वाले एस्पेक्ट की बात की गई है, डिस्टेंस डीके फंक्शन की बात वहां पे की गई है, लेकिन उन्होंने अपने थ्योरेटिकल मॉडल को किसी मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट नहीं किया है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया है, बट यहाँ पे रैली ने उसको एक फॉर्मूले में बांध दिया है, एक फॉर्मूला उसका बना दिया है। जो उन्होंने बातें बताई हैं वो बाद में उन्होंने सबको एक फॉर्मूला में यहाँ पे सेट कर दिया है। एक तो ये चीज है, प्लस इनका मॉडल एक छोटा मॉडल है। रेमस्टीन के मॉडल में 6 से 7 इस तरीके के पॉइंट्स थे, इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जिनके जो ही माइग्रेशन को गवर्न करेंगे, जो माइग्रेशन को उन्हीं के बेस पे माइग्रेशन होगा। लेकिन रैली के मॉडल में ऐसे पॉइंट्स ज्यादा नहीं है, मेनली दो ही चीजें हैं। अ, सबसे पहले पॉपुलेशन, किसी, अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि यहाँ पे मान लीजिए एक कोई ए प्लेस है और यहाँ पे एक कोई बी प्लेस है, और बी से ए की ओर माइग्रेशन की वेव अगर जा रही है, तो कब ये वेव ज्यादा पावरफुल होगी, कब ज्यादा लोग माइग्रेट करेंगे, उस केस में ज्यादा लोग माइग्रेट करेंगे जब ए का पॉपुलेशन साइज बड़ा होगा। अगर पॉपुलेशन साइज बड़ा है तो निश्चित तौर पे वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, तो इकोनॉमिक साइज भी बड़ा होगा और वो बी के नजदीक होगा। तो दो प्लेसेस अगर नजदीक हैं तो माइग्रेशन ज्यादा होगा। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो डिस्टेंस डी के फंक्शन की हम बात रेमेस्टीन में ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर पॉपुलेशन किसी प्लेस का ज्यादा है तो माइग्रेशन ज्यादा होगा, इकोनॉमिक साइज ज्यादा है तो माइग्रेशन ज्यादा होगा। मतलब माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन में हमें एक समान संबंध देखने को मिल रहा है। अगर माइग्रेशन बढ़ रहा, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो माइग्रेशन भी ज्यादा है, दोनों साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं। इकोनॉमिक साइज और माइग्रेशन में भी हमें एक समानुपाती संबंध देखने को मिल रहा है, लेकिन डिस्टेंस और माइग्रेशन में एक हमें विलोम का संबंध देखने को मिल रहा है। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। और यहाँ पे ये दो जो फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक साइज, ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स हैं, ये इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। क्यों इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं? मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको इकोनॉमिक साइज वाला पॉइंट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में पॉपुलेशन वाला जो पॉइंट है इसी पे फोकस किया गया है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर आप डीपली कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पॉपुलेशन वहीं की ज्यादा होगी जहाँ जिसका इकोनॉमिक साइज बड़ा होगा, क्योंकि अगर किसी प्लेस का इकोनॉमिक साइज बड़ा है तो निश्चित तौर पे वो लोगों को आकर्षित करेगा, लोग वहां आएंगे क्योंकि वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं। अब कोई पर्सन कहीं देखेगा कि यार वहां पे लोग काफी रह रहे हैं, मतलब कि इकोनॉमिक साइज जरूर वहां का ज्यादा होगा, तो वो माइग्रेट करना चाहेगा, ठीक है। और ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो मॉडल है ये एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के अंतर्गत आता है, नियतिवादी मॉडल में आता है, क्योंकि इसमें कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। जो हम मेंटल मैप की बात करते हैं, जब हम बिहेवियरल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर की, उस एस्पेक्ट्स का हमें एक यहाँ पे अ, वो एस्पेक्ट्स हमें नजर नहीं आते हैं। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर, मेंटल मैप्स, वो चीजें हमें इसमें नहीं दिखती हैं। और इसी वजह से जैसे रेवेंस्टीन का मॉडल भी एक नियतिवादी मॉडल था, और रेवेंस्टीन को भी हमने एक नियतिवादी विचारक के रूप में देखा था, और ये क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। तो वहां पर मैंने उस वाले वीडियो में डिटेल में नियतिवाद को एक्सप्लेन किया था कि जनरली जब हम नियतिवाद की बात करते हैं अपने ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में, तो हम अलग वे में बात करते हैं कि जो प्रकृति को माने या नेचर को सर्वे सर्वा माने, उस वाले एस्पेक्ट में हम उस नियतिवाद संभववाद पे जब लेक्चर बनाएंगे या जब हम लोग उन टॉपिक्स पे बात करेंगे तो डिटेल में करेंगे। लेकिन वो नियतिवाद एक लिमिटेड अर्थ में है,
बट यहाँ पे जो नियतिवाद की बात हो रही है, यहाँ पे उसका एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज हो रहा है। यहाँ पे हम उसे इस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं कि जैसे रेवेंस्टीन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, अब उसी के बेस पे माइग्रेशन होना है। जो मनुष्य की खुद की सोच है उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। सेम केस यहाँ पर भी है रैली के मॉडल में। तो इसीलिए उनको भी एक हम डिटर्मिनिस्टिक स्कॉलर के रूप में देखते हैं, और यहाँ पे जो रैली महोदय हैं इनको भी एक हम डिटर्मिनिस्टिक स्कॉलर के रूप में देखते हैं। तो तीन फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने देखा। एक तो पॉपुलेशन का साइज, इकोनॉमिक साइज और डिस्टेंस। पॉपुलेशन, माइग्रेशन, डिस्टेंस, माइग्रेशन, इकोनॉमिक साइज, माइग्रेशन, तीनों फैक्टर्स का माइग्रेशन से क्या रिलेशन है, यही चीज हमें माइंड में रखना है अगर हमें इस थ्योरी को समझना है। एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें, पॉपुलेशन ज्यादा अगर है तो वो अट्रैक्ट करेगी, माइग्रेशन ज्यादा होगा। इकोनॉमिक साइज ज्यादा है, ये चीज भी अट्रैक्ट करेगी, माइग्रेशन ज्यादा होगा। डिस्टेंस अगर कम है तो माइग्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि ये चीज अट्रैक्ट करेगी। ये जो चीजें हैं, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये एक तरीके से पुल फैक्टर का काम कर रहे हैं। हालांकि पुल फैक्टर जैसी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की है रैली ने, लेकिन एज अ मतलब रिसर्चर, एज अ स्कॉलर, आप इसको अच्छे से समझने के लिए, कहीं पे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे टर्म्स यूज कर सकते हैं। हालांकि रैली ने ऐसा यूज नहीं किया है, तो ऐसा कहीं आपको नहीं लिखना है कि रैली ने पुल फैक्टर या पुश फैक्टर्स जैसे टर्म्स यूज किए, लेकिन खुद समझने के लिए, या कहीं आप अगर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वहां पे आप लिख सकते हैं, खुद के एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे इकोनॉमिक साइज हो, दीज फैक्टर्स आर वर्किंग एज पुल फैक्टर्स, पुल फैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें कि डिस्टेंस कम होना चाहिए, पॉपुलेशन और इकोनॉमिक साइज ज्यादा होना चाहिए। अगर ये तीनों फैक्टर्स इसी वे में काम करेंगे तो माइग्रेशन की वेव पावरफुल होगी, ज्यादा लोग माइग्रेट करेंगे। अगर इसके अपोजिट हुआ, पॉपुलेशन कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, इकोनॉमिक साइज छोटा है, तो माइग्रेशन की वेव वीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। अब इसमें ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि आपका पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक साइज, ये दोनों मैंने अभी जैसा पहले एक्सप्लेन किया था कि दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स। पॉपुलेशन, इकोनॉमिक साइज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो चूंकि इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने अलग अलग करके लिख दिया था। और सेम ये पूरा का पूरा जो मॉडल है, ये यहाँ पे एक फॉर्मूले में जो है वो बधा हुआ है। m इज इक्वल टू के P1 P2 अपॉन डी स्क्वायर, इसमें की डी स्क्वायर है डिस्टेंस, P1 P2 पॉपुलेशन है। अब आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में कहीं भी इकोनॉमिक साइज की बात नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स में भी डायरेक्टली पॉपुलेशन और डिस्टेंस वाले पॉइंट्स पर ही फोकस किया गया है, लेकिन इकोनॉमिक साइज कहीं कहीं बुक्स में छोटे लाइंस में कहीं कहीं लिख दिया गया है। लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको इकोनॉमिक साइज वाला पॉइंट भी हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम लोग इस मॉडल की रेलिवेंसी देखें, एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर हम लोग इसकी रेलिवेंसी देखें तो अभी के समय में कहीं ना कहीं ये मॉडल, चूंकि एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, जो बिहेवियरल अप्रोच होती है, जो मेंटल मैप और डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं, उस अप्रोच को कहीं ना कहीं ये मॉडल फॉलो नहीं करता। और आज के समय में 2026 में हम किस किसी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन में बंध नहीं सकते माइग्रेशन को लेकर के, कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो एक डीके होगा माइग्रेशन में, माइग्रेशन कम होगा, ऐसा सीन उतना नहीं होता है। और पॉपुलेशन साइज अगर कहीं की बड़ी है तो इकोनॉमिक साइज भी बड़ी होगी, ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, इतने लोग इंडिया से यूएई माइग्रेट करते हैं, यूएई का पॉपुलेशन साइज छोटा है, लेकिन इकोनॉमिक साइज बड़ा है, वो ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाता है। अगर हम उसकी तुलना इंडिया से करें, इंडिया में बाहर से उतने लोग नहीं आते, हम मैं यहाँ बाहर से जो माइग्रेशन हो रहा है उस वे में ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहां से इंडिया में कहाँ से लोग आते हैं, इंडिया में मोस्टली अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए आते भी हैं तो नेपाल से आते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया और अदर जो रीजन्स है वहां से यूएई काफी जाते हैं, यूएई हुआ या अदर आसपास के जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे जाते हैं। तो क्योंकि उनका पॉपुलेशन साइज तो छोटा है, बट दे हैव ह्यूज इकोनॉमिक साइज, दे हैव ह्यूज पोटेंशियल
एंड दे क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो इस एस्पेक्ट में उनके पास बेटर कंडीशन है, उनके पास अच्छी कंडीशन है, तो इस वजह से लोग जाते हैं। तो ये कहना, हालांकि जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं इस पूरी थ्योरी का, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तीनों फैक्टर्स प्रभावी होंगे या तीन में से कौन सा फैक्टर प्रभावी होगा, किस फैक्टर को ज्यादा वेटेज है, इस तरीके की व्याख्या रैली ने नहीं की है। लेकिन जनरली जब हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं, इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो हम तीनों फैक्टर्स को कंबाइंड वे में ही लेकर के चलते हैं। लेकिन तीनों फैक्टर्स को हम अगर अलग अलग करके देखें, तो उस वे में रैली ने उस एस्पेक्ट में बात नहीं की है। और अभी के समय में इनका जो डिस्टेंस वाला जो इनका फैक्टर है वो उतना प्रभावी नहीं है, और पॉपुलेशन और इकोनॉमिक साइज वाले जो फैक्टर्स हैं ये भी उतना प्रभावी नहीं रहे हैं। तो आज के समय में इस मॉडल की उतनी रेलिवेंसी नहीं है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि रेलिवेंसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज भी कहीं पक्का अगर इकोनॉमिक साइज बड़ा है तो वो निश्चित तौर पे लोगों को आकर्षित करता है। जैसे कि अगर कोई यूपी बिहार का है तो वो निश्चित तौर पे दिल्ली एनसीआर में जाना चाहेगा, वो गुजरात या महाराष्ट्र में जॉब के लिए जाना चाहेगा, क्योंकि वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये हम नहीं कह सकते कि कहीं की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे मैंडेटरी है कि वहाँ इकोनॉमिक साइज भी बड़ा होगा। ये हम बिल्कुल मैंडेटरी नहीं कह सकते, ये चीज़ है। तो रेलिवेंसी इसकी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, कुछ जगहों पर है, लेकिन डिस्टेंस वाले एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि अभी के समय में चूंकि ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हो गया है, तो उस मामले में हम कह सकते हैं कि इसकी रेलेवेंसी उतनी उतनी नहीं रही है। क्योंकि ये जो थ्योरी आई, जैसे रेवनस्टीन का मॉडल 1880 के दशक का था, ये मॉडल 1930 के दशक का है। तो उस समय में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी थी, उस लिहाज से ये मॉडल आया था। ये 2026 में जिस लेवल की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, लोग अब बिहेवियरल एस्पेक्ट से सोचते हैं। जब वो माइग्रेट करते हैं, वो इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके नहीं चलते। अगर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो वो दूर भी जाते हैं। इसलिए तो इतने लोग, बताइए, इंडिया से गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं वर्क करने के लिए। तो इस वजह से, चूंकि ओल्ड मॉडल है, इसलिए कुछ कुछ जगहों पे इसकी रेलेवेंसी कम दिखती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रेलेवेंसी इसकी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। तो ये रहा दोस्तों लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कहीं ना कहीं इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, क्योंकि जब ये मॉडल आया था उस समय यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। और रैली महोदय एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में। और उस समय ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया, शॉप्स क्लोज हो गई, बिजनेस सारे ठप हो गए, क्लोज्ड हो गए। तो किस तरीके से कंज्यूमर्स को हम अट्रैक्ट करें, अपने कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट करें, किस तरीके की पॉलिसीज बनाएं, उस चीज में इस थ्योरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूएसए को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालने में। और उसी में लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हमको, हम जनरली माइग्रेशन, जो नॉर्मल माइग्रेशन होता है उस वे में तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इसको एज अ, जो बिजनेस पर्सन्स थे, बिजनेसमैन थे उस टाइम पीरियड में, उनके लिए इस मॉडल ने बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया। चीज़ों को समझने में बड़ा उनको हेल्प मिली इससे, कि अगर हम ऐसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे, हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी प्लेस का, मान लीजिए अगर नज़दीक में कहीं पे कोई ऐसा सेटलमेंट डेवलप हो गया जहाँ पे जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो निश्चित तौर पे लोग वहाँ पे माइग्रेट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज बनी और उन्होंने यूएसए को काफ़ी हेल्प की। तो ये रहा दोस्तों ये लेक्चर लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन पे। इसके हम लोगों ने विभिन्न पहलुओं पे बात की, इसका कॉन्टेक्स्ट भी जाना, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझा। अब नेक्स्ट हम लोग जीके जिप का लीस्ट एफर्ट मॉडल पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी खास बातें हैं। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। जय हिंद।